आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा यूपी के इटावा में नारियल की लूट की भी है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग में 600 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। सेप्पा में इस भव्य तिरंगा यात्रा में 2000 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया और न सिर्फ बच्चों ने बल्कि उनके साथ स्थानीय लोग भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लोग हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। इस बार भी बड़े ही जोश और उत्साह के साथ में आज तिरंगा लहराने का यहाँ से 18 अगस्त सभी घरों में तिरंगा को हम लोग लहराएंगे। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में डीआरडीओ ने मेड इन इंडिया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है जिसे जवान आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। खास बात यह है कि इस मिसाइल को जवान अपने कंधे पर रखकर लॉन्च कर सकते हैं और सेकंड भर में ये मिसाइल अपने टारगेट को ध्वस्त कर देगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक निर्माणाधीन टनल भरभरा कर गिर गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें नजर आ रहा है कि टनल का निर्माण कार्य चल रहा होता है। इसी दौरान टनल के ऊपर मौजूद पहाड़ अचानक दरकने लगता है और देखते ही देखते पूरी टनल भरभरा कर गिर जाती है। हालांकि हादसे से पहले ही टनल से सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया था और मशीनों को भी टनल से दूर रखा गया था। छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल रायगढ़ में मंत्री जी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं किसी भी काम के लिए जनता से कभी भी 1 रुपया नहीं लूंगा, लेकिन अगर कोई भी काम करवाने के लिए उनके नाम से कोई कमीशन या पैसा मांगता है तो उसे जूतों से मारना। आप लोगों को चुनाव के समय भी हर मंच पे बोला हूँ कि मैं एक भी काम में 1 रुपया कमीशन नहीं खाऊंगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी विकास काम में किसी चीज में 1 रुपया कमीशन नहीं खाऊंगा। मंच पे बोल रहा हूँ और जो भी मेरे नाम से 1 रुपया भी कमीशन मांगे उसको वहीं पे 4 जूता मारना मैं भी बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के इटावा में NH-19 पर नारियल से भरी एक गाड़ी का टायर फट गया, जिसके बाद गाड़ी में लोड कच्चा नारियल हाईवे पर बिखर गया। ऐसे में नारियल लूटने की लोगों में होड़ मच गई। फिर क्या था, कोई झोले में तो कोई बोरी में, जिसको जैसी सहूलियत मिली बस नारियल लूटने लगा और थोड़ी देर बाद पूरा हाईवे साफ हो गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कानपुर से नारियल लेकर इटावा मंडी जा रहा था, लेकिन हादसे के बाद रास्ते में ही लोगों ने नारियल लूट लिए। झारखंड के सरायकेला खरसावा में जंगली हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। यहाँ चांडिल, ईचागढ़ और कुकड़ू गांव में लोगों ने हाथियों से सुरक्षा के लिए पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं ताकि हाथियों की लोकेशन गांव वालों को पता चलती रहे। इससे पहले कई बार हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों पर हमला भी किया था। ऐसे में हाथियों की निगरानी का जिम्मा खुद गाँव वालों ने ही उठा रखा है। एक ही रजनी हाथी को बांध कर रखा गया है। उसका बर्थडे में केक काटा जाता है और खाना पूर्ति पूरा विभाग द्वारा खाना पूर्ति दिखाया जाता है कि हम लोग हाथी को सेवा करते हैं, हाथी का बर्थडे मनाते हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर कर्ज में डूबे ज्वेलर की खुदकुशी से जुड़ी हुई है। यूपी के सहारनपुर के एक सराफा कारोबारी और उसकी पत्नी ने खुदकुशी करके अपनी जान दी। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि कर्ज में वो डूबे हुए हैं और ब्याज दे देकर परेशान हो चुके हैं। अब उनसे और ब्याज नहीं दिया जाता, इसलिए मौत को गले लगाने जा रहे हैं। उन्होंने सुसाइड नोट में ये भी लिखा कि जहां से भी आत्महत्या करेंगे वहां से सेल्फी भेज देंगे। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि निजी कर्जदारों के जाल में फंसने से पहले खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। मैं कर्ज के दलदल में इस कदर फंस गया हूँ कि बाहर ही नहीं निकल पा रहा। मरने से पहले की फोटो हम सभी को शेयर कर देंगे। सुसाइड नोट में ये लाइनें लिखी हैं सहारनपुर के सर्राफा व्यापारी सौरभ बब्बर ने। कर्जदारों का कर्ज न चुका पाने से परेशान सौरभ ने अपनी पत्नी मोना के साथ हरिद्वार में गंगा में कूदकर खुदकुशी कर ली।
मौत से पहले दोनों ने आखिरी सेल्फी ली, फिर उसे सुसाइड नोट के साथ दोस्त को व्हाट्सएप पर भेज दिया। गंगा में छलांग लगाने से पहले दंपत्ति ने घर वालों को भी फोन किया था। दरअसल सहारनपुर के किशनपुरा में सौरभ की ज्वेलरी शॉप है, लेकिन काफी समय से व्यापार में घाटा चल रहा था, जिससे उनके ऊपर करोड़ों का कर्ज हो गया था। जो 4-5 कमेटियां उन्होंने चलाई थी, उनके भी पेमेंट का टाइम आ गया था, लेकिन सौरभ के पास पैसे नहीं बचे थे और उधर कर्जदार वसूली के लिए घर आने लगे। आखिर में इन सब से तंग आकर सौरभ ने पत्नी के साथ अपनी जान दे दी। 4 कमेटियां थी और 16 हो गई थी। 32 हजार 4 कमेटियों में गए हुए। कितने 1,28 थे, 1,28,000 में थे और लगभग 40,000 रुपये कैश थे जो इसने दे नहीं रहा था। तो अब क्या पता चला? अब पता चला रात ये 11 तारीख की रात को फरार हो गया, रातों रात। कल इसकी सास आई थी, इसका साला आया था लड़के का, और यहाँ से अपना सामान निकालने की कोशिश करी। पुलिस आ गई, सामान निकालने नहीं दिया। अब इसका पता नहीं चल रहा बंदे का कहाँ है कहाँ नहीं। कोई कह रहा है कि हरिद्वार में सुसाइड कर लिया। सौरभ बब्बर ने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं सौरभ बब्बर कर्जों के दलदल में इस कदर फंस गया हूँ कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अंत में मैं और मेरी धर्मपत्नी मोना बब्बर अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। हमारी किशनपुर वाली प्रॉपर्टी, दुकान और मकान हमारे दोनों बच्चों के लिए हैं। हमारे दोनों बच्चे अपनी नानी के घर रहेंगे। इनका जीवन अब हम पति पत्नी उनके हवाले करके जा रहे हैं। बच्चे हमारे वहीं रहेंगे, हमें किसी और पर भरोसा नहीं है। हमारे लेनदारों का हमने अंधाधुंध ब्याजें दी हैं, हम अब और नहीं दे पा रहे। हम जहां सुसाइड करेंगे उस जगह जाकर हम व्हाट्सएप पर फोटो शेयर कर देंगे। इस दुनिया को अलविदा। खुदकुशी से पहले सौरभ बब्बर ने अपने घर पर लास्ट कॉल भी की थी, जिसकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस कॉल में सौरभ कह रहे हैं कि हमारा वीडियो सबको दिखा देना। हम हरिद्वार में हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। यहाँ से छलांग लगाने जा रहे हैं। हरिद्वार में सोमवार सुबह गंगा नहर के किनारे दलदल में एक शव पड़ा होने की सूचना मिली। पुलिस को मृतक की जेब से मोबाइल फोन और पर्स मिला और शिनाख्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सौरभ बब्बर के रूप में हुई। पुलिस को जांच में पता चला कि सौरभ अपनी पत्नी के साथ खुदकुशी करने हरिद्वार आया था। उस पर काफी कर्ज था और कर्ज से परेशान होकर ही दंपत्ति ने खुदकुशी का फैसला किया। मौत से पहले सौरभ ने व्हाट्सएप पर अपनी और पत्नी की फोटो शेयर की और स्टेटस भी लगाया। हालांकि अभी पत्नी मोना बब्बर का शव नहीं मिला है। पुलिस और गोताखोर मोना की तलाश कर रहे हैं। सौरभ बब्बर जो हैं ये कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इनकी दुकान थी किशनपुरा घंटाघर में, और 10 तारीख को ये अपनी दुकान की चाबी किसी अपने नोन को देकर वहां से चले गए थे। इनके घर वाले थाने पर आके इनकी गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। उसके बाद कल सुबह इनके परिजन थाने पर आते हैं। उनके द्वारा ये सूचना दी जाती है पुलिस को कि इनके मित्र के पास एक व्हाट्सएप रिसीव हुआ है, जिसमें जो सौरभ बब्बर हैं उन्होंने एक रिटर्न नोट में ये बात लिखी है कि वो सुसाइड करने जा रहे हैं, और बाकी उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी कि उनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नाना नानी को देके जा रहे हैं। बाकी और भी सारी चीज़ें लिखी हुई थी, और एक वॉइस नोट भी छोड़ा गया था जिसमें उनके द्वारा बोला गया था कि जहाँ से वो सुसाइड करेंगे वहाँ की वो फोटो उसमें डाल देंगे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है वैसे ही इनके साथ एक चौकी इंचार्ज और 2 सिपाही इनके परिजनों को के साथ हरिद्वार के लिए भेजे जाते हैं, और हरिद्वार कंट्रोल को भी सूचना दे दी जाती है। कल से ही हमारी जो पुलिस टीम है इनके परिजनों के साथ लगी हुई थी इनकी डेड बॉडी या फिर इनके बारे में कुछ पता लगाने के लिए। वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी देखे जाते हैं, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज में भी आते हुए दिखते हैं, और उनकी बाइक भी वहाँ पर लावारिस स्थिति में पड़ी हुई मिलती है। उसके बाद आज सुबह सूचना मिलती है कि रानीगंज में इनकी डेड बॉडी जो है वो बह के आई है। अभी तक इनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चला है, उसकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि सौरभ ने कुछ दिनों पहले ही बाइक खरीदी थी। इसी बाइक से दोनों 80 किलोमीटर दूर हरिद्वार आए थे। पुलिस को सौरभ का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें खुदकुशी की वजह बताई गई है। बताया जा रहा है कि सौरभ कमेटी भी डालता था, इसी के चलते उस पर काफी कर्ज हो गया था। इस दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, जिन्हें वे नाना नानी के घर छोड़कर हरिद्वार चले आए थे। हालांकि तब किसी को नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन मासूम बच्चों का चेहरा देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। 7 साल के बेटे ने पिता सौरभ बब्बर को मुखाग्नि दी। दंपत्ति की मौत से परिवार वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है।
कर्ज के जाल में फंसे सौरभ और मोना तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो अपनी मौत के पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। और वो सवाल ये कि क्या दंपत्ति ने सिर्फ कर्ज की वजह से सुसाइड किया और ये रकम बढ़ते बढ़ते 10 से 15 करोड़ तक कैसे पहुंच गई। खर्चों के बीच में और सैलरी के बीच में जब इम्बैलेंस बन जाता है तो आपको लोन की जरूरत पड़ती है, या फिर आपको कोई बड़ा खर्च करना है और आपकी सेविंग्स इतनी नहीं है तो आपको लोन की जरूरत पड़ती है। अब जरूरतों का तो कोई अंत नहीं है, जरूरतें तो निरंतर पड़ती रहती हैं, तो लोन पर लोन लोग लेते जाते हैं। पहले घर के लिए लोन लिया, फिर कार के लिए लोन लिया, कुछ लोग तो छुट्टी पे जाने के लिए लोन ले लेते हैं, एजुकेशन के लिए लोन ले लेते हैं, कोई और पर्सनल लोन ले लेते हैं, और करते करते ये हालत हो जाती है कि उनकी जितनी भी तनख्वाह या जितनी भी इनकम आती है वो सारी की सारी ईएमआई पे चली जाती है, या घर खर्च करने के बाद उनके लिए ईएमआई पे करने के लिए बचता नहीं है। और जब वो देखते हैं कि वो लोन के इस जाल में इतना फंस गए हैं कि वो इन लोन्स को वापस नहीं कर पा रहे हैं, और आपको ये पता ही होगा कि जो लेंडिंग एजेंसीज हैं उनका रिकवर करने का तरीका बहुत सख्त है। कुछ लेंडिंग एजेंसीज ने तो गुंडे तक रखे हुए हैं, रिकवरी एजेंट्स रखे हुए हैं, वो घर पर आके बैठ जाते हैं। गाड़ी का लोन लिया है तो गाड़ी की चाबी उठा के ले जाते हैं, आपका घर का लोन है तो घर पे आके धमकी मिलती है, पर्सनल लोन लिया है तो फोन पे धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है। पीछे हमने बहुत ऐसे किस्से सुनने में आते हैं, पीछे भी सुनने में आए, तो मुझे लगता है कि उसके पास फिर कोई रास्ता नहीं बचता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में कर्ज कितना जानलेवा बनता जा रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में होने वाली 100 में से हर चौथी सुसाइड कर्ज या आर्थिक तंगी के कारण होती है। 2022 में देश भर में 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की। इनमें से 7,000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने कर्ज से परेशान होकर अपनी जान दी। इस हिसाब से हर दिन औसतन 19 लोगों ने मौत को गले लगा लिया। वहीं 2021 में 6,361, 2020 में 5,213, 2019 में 5,908 और 2018 में 4,970 लोगों ने खुदकुशी की। आंकड़े बताते हैं कि 2018 से 2022 के बीच 5 साल में कर्ज से परेशान होकर 29,486 लोगों ने आत्महत्या की। निजी कर्जदारों के जाल में फंसकर जान गंवाने वालों में ये सौरभ और मोना बब्बर अकेले नहीं हैं। देश भर में न जाने कितने सौरभ और मोना हैं जो इन कर्जदारों के भंवर जाल में फंसकर घुटन महसूस कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि निजी कर्जदारों के कर्ज जाल में फंसने से पहले खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सहारनपुर से राहुल कुमार, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों की हुई अहम बैठक। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। खबर है कि बुधवार सुबह तक केस डायरी सीबीआई को सौंप दी जाएगी। इससे पहले एसआईटी की टीम इस मामले की जांच कर रही थी। वहीं दिल्ली में आईएमए के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और 6 पॉइंट में अपनी मांगों की लिस्ट भी स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में जातीय जनगणना, अग्निपथ योजना, एमएसपी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि कांग्रेस किसानों, युवाओं के मुद्दों को लेकर जल्द ही अभियान शुरू करेगी और जनता के बीच जाएगी। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। 17 अगस्त को राजधानी दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। चर्चा है कि इस बैठक में संगठन के चुनाव, सदस्यता अभियान समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री आतिशी के साथ वेस्ट विनोद नगर के स्कूल में छात्रों से मुलाकात की और बच्चों ने तालियों से उनका स्वागत भी किया। छात्रों ने मनीष सिसोदिया और आतिशी को राखी भी बांधी। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे जेल में भी बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही थी और पिछले 17 महीनों में मैं बच्चों से मुलाकात को सबसे ज्यादा मिस कर रहा था। बता दें कि मनीष सिसोदिया 2 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं।
दिल्ली के भलुसवा डेयरी इलाके में अवैध निर्माण को ढहाने पहुंचे एमसीडी के बुलडोजर को लोगों ने घेर लिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और नगर निगम के एक्शन का विरोध किया। लोगों का कहना है कि अगर एमसीडी को इन घरों को तोड़ना था तो उस दौरान तोड़ती जब इन घरों का निर्माण किया जा रहा था। उस वक्त प्रशासन कहाँ था? अब इस मामले पर 16 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में 15 अगस्त के मौके पर झंडा फहराने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में हैं। ऐसे में उन्होंने मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए चुना तो एलजी ने इस पर रोक लगा दी और इस फरमान पर जब कोहराम मचा तो थोड़ी देर बाद एलजी ने झंडा फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नॉमिनेट कर दिया। इससे पहले आतिशी ने आरोप लगाया था कि उन्हें झंडा फहराने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने के अधिकार से रोका जा रहा है। तो अगस्त को अरविंद केजरीवाल को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख डाली। पत्र में जिक्र किया गया कि एलजी के नाम लिखी आपकी चिट्ठी दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018 के खिलाफ है, क्योंकि नियम नंबर 588 है कि जेल से चिट्ठी अपने निजी मसलों को लेकर ही लिखी जा सकती है। नियम 620(1) कहता है कि चिट्ठी परिवार, दोस्त, अपने वकील को ही लिखी जा सकती है। नियम 620(7) कहता है कि जेल अधीक्षक सहमत हों तभी चिट्ठी आगे भेजी जा सकती है और ये चिट्ठी उन नियमों के खिलाफ है, इसलिए आगे नहीं भेजी जा सकती। यही नहीं, तिहाड़ जेल प्रशासन ने ये चेतावनी भी दी कि बिना मंजूरी चिट्ठी का मसौदा लीक करने पर बतौर मुख्यमंत्री मिल रही विशेष सुविधा खत्म भी की जा सकती है। जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद। उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है, वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है, तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है। और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी। और जब सुकेश चिट्ठी लिखते हैं तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एलजी ऑफिस इंतजार करता होगा, अरे भाई एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है। तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत, इतना प्रेम उबरता है और उसकी एक एक शब्द को वो ब्रह्म वाक्य मानते हुए, सत्य मानते हुए, उस पर जिसे कहते हैं ना, सुकेश जी की चिट्ठी को देख के उनकी बाछें खिल जाती हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का। दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जब आतिशी के झंडा फहराने वाले प्रस्ताव को खारिज किया तो सियासत में उबाल आ गया और आम आदमी पार्टी ने हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में नए वायसराय आए हैं। एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीना जा रहा है। आज दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि एक नए वायसराय आ गए हैं, एक नए वायसराय आ गए हैं जो कह रहे हैं झंडा वो फहराएंगे। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ कि 15 अगस्त को हमें यूनियन जैक नहीं फहराना है और अगर चुनी हुई सरकार को झंडा नहीं फहराने दिए जाता तो इससे बड़ा तानाशाही का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। झंडे फहराने जैसे काम को लेके कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए।
आज़ाद देश के अंदर चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने का हक है और चुनी हुई सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको विभागों को सुनना चाहिए। जो विभाग सीधे सीधा चुनी हुई सरकार के अधीन है, अगर वे भी चुनी हुई सरकार की बात नहीं मान रहे तो ये चिंता की बात है। दरअसल दिल्ली में परंपरागत तौर पर 15 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराते हैं और उनका भाषण भी होता है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री केजरीवाल शराब घोटाला केस में जेल में बंद हैं। ऐसे में विवाद शुरू हो गया है कि आजादी के उत्सव में झंडा फहराने के लिए अगर मुख्यमंत्री नहीं तो कौन? लेकिन दिल्ली के एलजी ने कैलाश गहलोत के नाम पर मुहर लगाकर फिलहाल किंतु परंतु पर विराम तो लगा ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 693 अंक लुढ़ककर 78,956 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 208 अंक फिसला, ये 24,139 पर आ गया। बैंक, ऑटो और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। सोने की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 500 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 72,850 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं। इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 83,500 रुपए है। रॉयल एनफील्ड ने अपनी पॉपुलर बाइक क्लासिक 350 का अपडेटेड वर्जन भारत में पेश कर दिया। इसमें कई नए फीचर्स के अलावा नए कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं। हालांकि कंपनी ने फिलहाल अपनी इस नई बाइक की कीमत का खुलासा नहीं किया है। 1 सितंबर को इसकी कीमतों का खुलासा होगा। इसी दिन से इसकी डिलीवरी भी शुरू होगी। लग्जरी कार कंपनी ऑडी जल्दी ही भारत में अपनी नई कार ऑडी Q8 फेसलिफ्ट लॉन्च करने जा रही है। फिलहाल कंपनी ने इसका 15 सेकंड का टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें फ्रंट ग्रिल, LED लाइट्स, साइड प्रोफाइल, रियर लाइट्स, रियर बम्पर, एग्जॉस्ट और कनेक्टेड LED लाइट्स जैसे फीचर्स की जानकारी दी गई है। चर्चा है कि ऑडी की इस कार को 22 अगस्त को लॉन्च किया जा सकता है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस के उस नए ऐप की जो उनके काम को और आसान बना रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने ई-परीक्षित ऐप बनाया है, जिसमें लोगों के वेरिफिकेशन का डेटा सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसका फायदा ये होगा कि दिल्ली पुलिस को बार बार लोगों का वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा और किसी तरह की दुर्घटना होने पर अपराधियों की पहचान जल्द से जल्द हो सकेगी। स्वतंत्रता दिवस की सालगिरह को अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन बाजारों में अभी से रौनक बिखर गई है। सड़कें, गलियां और बाजार सब तिरंगे के रंग में रंगने लगे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। जगह जगह आजादी का उत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। इन सब के बीच आजादी के इस पावन पर्व पर जश्न में कोई खलल न पड़े, इसके लिए दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुटी है। इस बार दिल्ली पुलिस ने अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए खास तैयारी की है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है ई-परीक्षण ऐप। इससे अपराधियों की पहचान करना आसान होगा। ये ऐप आम पब्लिक के इस्तेमाल के लिए नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस अपनी सुविधा के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। इस ऐप के जरिए दिल्ली में रहने वाले लोगों की जानकारी का सत्यापन हो सकेगा। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को ज़्यादा ऑटोमेट करने के लिए एंड इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए एक ऐप हम यूज़ कर रहे हैं। ये एक इंटरनल ऐप है एंड ये हमारा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको टेक्नोलॉजाइज करता है, उसको ये आसान बनाता है, जिससे कि हमारा काम जल्दी हो सके। ये ऐप पब्लिक के लिए नहीं है, ये इंटरनल ऐप है हमारी। एंड इस ऐप की वजह से हम जो डेटा एंट्री है एंड जो डेटा मॉनिटरिंग है, प्लस ये कि वेरिफिकेशन सबका हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, वो कितने इफेक्टिवली हो पा रहा है, कितने एफिशिएंटली हो पा रहा है एंड कितनी जल्दी हो पा रहा है, इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग और इसी तरीके के काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर।
मतलब ये कि उन जगहों पर जहां बार बार देश के बड़े और अहम कार्यक्रम होते हैं, वहां पुलिस को हर साल नए सिरे से लोगों का वेरिफिकेशन नहीं करना होगा। जैसे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की तैयारी के लिए अब हर साल लाल किले के आसपास रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन नहीं करना होगा। एक बार जो वेरिफिकेशन होगा वो इस ऐप के डेटा में सुरक्षित हो जाएगा। मतलब उनकी सभी जानकारी, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड और वो किस राज्य से ताल्लुक रखते हैं, इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के पास होगी। इसके जरिए ये भी पता किया जा सकता है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है। हमारा जो डिज़ाइन है वो इतना बेहतरीन है कि अगर हम हमारा कोई भी जो ऑफिसर जो हमने डेजिग्नेट किया है स्पेशली उनके लिए, अगर वो वहाँ पे जाता है और अपने फ़ोन से QR कोड को स्कैन करता है तो उसके पास उस शॉप से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आएंगी। फिर फ्यूचर में कभी कोई वहाँ से डिलीट हुआ, कोई सर्वेंट चला गया या पहले कौन था, इन सारी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल रहेगी। तो इससे हम उस पूरे इलाके को जहाँ पे इतना बड़ा इवेंट रेगुलरली होता है तो उसको हम सेफ रख सकते हैं और इसमें अच्छा हमारा ये प्रयास है। दिल्ली पुलिस के इस ई परीक्षण ऐप को दिल्ली पुलिस के वही अधिकारी चला सकते हैं जो सिक्योरिटी और सर्विलांस टीम में काम करते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टेक्निकल टीम इस ऐप को मॉनिटर करती है। ई परीक्षण को भी सेकंड स्टेप पर और हाईटेक करने की कोशिश की जा रही है। अभी तो यहाँ पर लोगों की जानकारी साझा की गई है, बारकोड स्कैनर भी लगाए जाएंगे जिससे जितनी भी जानकारी है सुरक्षा के लिहाज से वो दिल्ली पुलिस के पास मौजूद हो। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ नीतू झा, गुनेश्वरी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विनेश फोगाट को लेकर जो फैसला आज आने वाला था CAS कोर्ट की तरफ से वो टल गया है। आपको बता दें कि 16 अगस्त को अब रात 9:30 बजे ये फैसला आएगा। इंतजार किया जा रहा था इस फैसले का, क्योंकि इस फैसले से ये तय हो जाता कि सिल्वर मेडल विनेश को मिलेगा या नहीं। तो ये बड़ा फैसला आया है। इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई है कि फैसला विनेश फोगाट को लेकर CAS कोर्ट में वो टल गया है। अब 16 तारीख को रात 9:30 बजे फैसला आएगा। तो आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक के दौरान रेसलर विनेश फोगाट ने 6 अगस्त को ही लगातार 3 मैच खेलकर 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में एंट्री कर ली थी और सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था। गोल्ड मेडल मैच 7 अगस्त की रात होना था, लेकिन उसी दिन सुबह विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि मैच से पहले उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा था। इसी मामले को लेकर CAS गई थी वो विनेश फोगाट, और अब ये फैसला जो है वो 16 तारीख को रात 9:30 बजे आएगा। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हरियाणा सरकार के एक बड़े फैसले की। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के स्कूली बच्चों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा सरकार ने अनिवार्य किया है कि राज्य के सभी स्कूलों में सुबह अभिवादन में गुड मॉर्निंग की जगह अब जय हिंद बोला जाएगा। 15 अगस्त से लागू इस फैसले के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जय हिंद बोलने से बच्चों में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। यही नहीं, राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में जय हिंद शब्द के महत्व को भी बताया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय दिया था जब उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। जय हिंद बोलने से हमारे बच्चों के मन में भी उन लोगों के प्रति एक सम्मान की भावना आएगी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है और जिनके कारण हम आज आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। नोटिफिकेशन में राज्य के सभी जिला और ब्लॉक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल और हेडमास्टर इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करें। स्कूलों के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराने से पहले ये व्यवस्था स्कूलों में शुरू हो जाएगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने एक कार्यक्रम के दौरान इस फैसले की जानकारी दी। अमृतकाल के समय को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में कोई होली और दिवाली देश के अंदर ना मनाते हुए सरहद पर मनाई है और आज हम सब लोग बड़ा सुरक्षित बैठे हैं तो इन जवानों की वजह से बैठे हैं। हमारे सरहद पे जो लोग हैं हम उनको सैल्यूट करते हैं, हम अपने पुलिस कर्मचारी को भी सैल्यूट करते हैं और दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है कि ये जब मिलते हैं तो ये जय हिंद से संबोधन देते हैं। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि अमृतकाल का हमारे विद्यालयों से शिक्षण संस्थानों से अमृत संबोधन के रूप में जय हिंद की हम शुरुआत करते हैं कि हमारे बच्चों में बचपन से ही वो जो एक राष्ट्र प्रेम हम कहते हैं वो इससे जरूर फलीभूत हो।
हरियाणा के रेवाड़ी में सबसे पुराने सरकारी स्कूल राज्य के मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जय हिंद से जुड़े फैसले को लागू करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। स्कूल में सुबह होने वाली प्रार्थना सभा में शिक्षकों ने बच्चों को इस फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सभी ने हरियाणा सरकार के इस फैसले का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ये वही ऐतिहासिक स्कूल है जहां पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय रहे स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने अपनी शुरुआती शिक्षा ग्रहण की थी। मैं ये मानता हूँ कि जय हिंद का जज्बा जन जन में होना चाहिए, पूरे देश के हर नागरिक के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी है वो एक तरह से हमारे पूरे देश के भावी कर्णधार हैं। तो एक नर्सरी के रूप में इनको तैयार किया जाता है। अगर इन्हीं को हम इनके स्कूल के टेन्योर में अगर जय हिंद से वाकिफ कराएं, जय हिंद के नारे को इनके अंदर कूट कूट कर भरें, तो वो जो पुरानी यादें हैं जिसके कारण, जिन महान क्रांतिकारियों के कारण हमें आजादी मिली है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने ये नारा दिया था जय हिंद का, जिस जय हिंद बोलने से हर नागरिक का रोम रोम पुलकित हो उठता था और वो आजादी के दीवाने बन गए थे। तो ये जय हिंद इन बच्चों के अंदर इस तरह की शिक्षा विभाग द्वारा शुरुआत करना, सुबह की हाजिरी में, सुबह की नमस्ते में उनकी जगह अगर जय हिंद करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी एक शुरुआत है। जय हिंद से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर हम जय हिंद बोलेंगे तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न होगी और ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। माननीय श्री नयाब सिंह सैनी जो हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक नया और एक अच्छा मुहिम स्टार्ट किया है कि हर एक स्कूल में हर एक बच्चा हर एक समय में जय हिंद का नारा ले। जय हिंद नारा हमारे देशभक्ति की भावना को जागृत करती है। अब हमने ये प्रण लिया है कि गुड मॉर्निंग करते समय हमें जय हिंद जो शब्द है, एक मातृभाषा का प्यारा शब्द है, उनका प्रयोग करेंगे। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसको शुरू करने के लिए सबसे उत्तम जो जगह है वो विद्यालय है। और प्रारंभिक स्टेज से ही जब हम बच्चों को इस तरह की भावनाएं उनके अंदर डालते हैं और बच्चों में ये एक अच्छी सी भावना जो प्रेरित करती है देशभक्ति के प्रति, वो उनमें डल जाएगी। अगर वो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते की जगह अगर जय हिंद बोले, देखिए वर्ड अपने आप में जय हिंद कि हम अपने देश की जय बोल रहे हैं, तो ये अपने आप में ही एक अंदर से जैसे ये वर्ड निकलता है, एक अलग ही भावना का, एक अलग ही विचारों का संचार हमारे मन में आता है। बच्चे भी इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमने क्या बोला। और अगर हम बच्चों से पूछे ना, आप बताइए कि इसका मतलब क्या है, अब अगर हम नमस्ते का पूछने लग जाएं और तो वो इतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन जय हिंद हर बच्चा बता देगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ये हमारे देशभक्ति को जगाता है। तो बहुत ही अच्छा कदम, बहुत ही सराहनीय कदम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है। हम इससे बहुत खुश हैं और सभी बच्चों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग असेंबली में भी जैसे ही हमने जय हिंद बुलवाया तो बच्चों में एक अलग ही जोश जुनून था। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये मुहिम तो बहुत पहले से चला देनी चाहिए थी। ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और ये सब चीजें तो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या करें, पीछे से जो परंपरा चलती आ रही, बच्चे भी वही ले रहे हैं। आज की जो आधुनिक संस्कृति समाज जो बन रहा है उसमें लोगों को लगता है कि अगर हम गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोलेंगे तो बहुत हम इंटेलिजेंट लगेंगे या एडवांस लगेंगे, लेकिन नहीं। आज जो ये चीज हुई से बहुत प्रसन्न है हम लोग। बच्चों को हमारे हम वंदे मातरम और जय हिंद तो जैसा कि मैडम ने बताया रोज ही बुलवाते थे। डेली हम बच्चों को वंदे मातरम और जय हिंद बुलवाते थे। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा, अगर जय हिंद यहाँ चल रहा है और भारत देश में अगर ये आ गया तो इस देश की तरक्की और विकास को कोई नहीं रोक सकता। आईफोन 16 सीरीज में यूजर्स को मिलेंगे एआई फीचर्स। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। अमेरिका में गूगल का मेड बाय गूगल इवेंट आज रात 10 बजे से शुरू होगा। कंपनी अपने इस मेगा इवेंट में अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज पिक्सल 9 लॉन्च करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी सीरीज में 4 स्मार्टफोन्स लॉन्च कर सकती है, जिसमें गूगल पिक्सल 9, पिक्सल 9 प्रो, पिक्सल 9 प्रो एक्सेल और पिक्सल 9 प्रो फोल्ड शामिल हैं। इसके साथ ही गूगल इस इवेंट में पिक्सल बड्स और पिक्सल स्मार्ट वॉच को भी लॉन्च करेगी। एप्पल इसी साल अपना नया हैंडसेट आईफोन 16 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन लॉन्चिंग से पहले चर्चा है कि एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 18 और मैक OS में पेश किए जाने वाले AI फीचर्स का इस्तेमाल फ्री में नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए यूजर से इन फीचर्स के लिए कंपनी हर महीने करीब $20 यानी 1680 रुपए चार्ज करेगी। बता दें कि कंपनी ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि आईफोन 16 सीरीज को AI फीचर्स में पेश किया जाएगा।
स्मार्टफोन मेकर कंपनी रियलमी ने अपना सबसे तेज चार्जिंग टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये दुनिया की सबसे फास्ट मोबाइल चार्जिंग टेक है। साथ ही कंपनी ने ये भी कहा है कि 320 वाट फास्ट चार्जर 5 मिनट में 100% मोबाइल चार्ज करेगा। हालांकि इस नई टेक्नोलॉजी को फिलहाल चीन में पेश किया जा रहा है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।